बैक अगेन। चैप्टर कर रहे थे हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का, तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज हम सीखेंगे इक्वेशंस बनाना। लास्ट टॉपिक में भी कुछ इक्वेशंस बनाना सीखा था, बट उतना इनफ नहीं है सीखने के लिए, तो आज कुछ और इक्वेशंस लाया हूँ। कुछ अच्छे इक्वेशंस हैं, इनको सीखने के बाद उम्मीद करता हूँ मतलब यू विल बिल्ड अप कॉन्फिडेंस फॉर दीज क्वेश्चंस, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ 20 बनानाज एंड 50 ऑरेंजेस इज़ ₹500। 20 बनानास और 50 ऑरेंजेस सबका मिलाकर कॉस्ट कितना? 500। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 30 ऑरेंजेस एंड 40 बनानास इज़ ₹580। अगर 30 ऑरेंजेस और 40 बनानास कर दे जाएँ, ठीक है, तो उसका प्राइस कितना हो जाता है टोटल? 580। पहले 20 बनानास और 50 ऑरेंजेस खरीदे थे तो 500 था। अब 30 ऑरेंजेस और 40 बनानास करते हैं तो प्राइस है 580। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बनाना एंड ऑरेंज, यानी एक बनाना और एक ऑरेंज इंडिविजुअल प्राइजेस हमको पता करने हैं। ठीक है, जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे? मैं इक्वेशन सॉल्व करना नहीं सिखा रहा हूँ, पहली बात मैं सिर्फ इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूँ। सॉल्व करने के लिए आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको सीखने को मिलेगा, राइट। सो राइट नाउ अभी हम सिर्फ इक्वेशन बनाने पे वर्क कर रहे हैं। तो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी और फिर से बता दूं कि हमको जो क्वांटिटी पता करनी है उसी को हम वेरिएबल लेंगे, ठीक है। तो जैसे हमको यहाँ पर क्या पता करना है? कॉस्ट ऑफ ईच बनाना एंड ऑरेंज। बनाना का प्राइस पता करना है और ऑरेंज का प्राइस पता करना है, एक बनाना और एक ऑरेंज। अगर यहाँ पर चलो ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ पर इसको डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगेगा। तो सिंपल है, एक बनाना और एक ऑरेंज का प्राइस पता करना है, तो एक बनाना के प्राइस को मैंने ले लिया क्या? एक्स। लेट कॉस्ट ऑफ वन बनाना इक्वल्स टू ₹एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंज इक्वल्स टू ₹वाई। क्लियर है? बनाना का प्राइस एक्स ले लिया, ऑरेंज का प्राइस वाई ले लिया। ध्यान रखना इन चीज़ों को। बोला है क्वेश्चन में 20 बनानास और 50 ऑरेंजेस का कॉस्ट कितना है? 500। तो 20 बनानास एंड 50 ऑरेंजेस का कॉस्ट कितना है? 500। अब मुझे बताओ, एक बनाना का प्राइस एक्स है, तो दो बनाना का प्राइस कितना होगा? 2 इंटू एक्स। तीन बनाना का प्राइस कितना होगा? 3 टाइम्स एक्स। 4 बनाना का प्राइस 4 इंटू एक्स। तो 20 बनानास का प्राइस कितना होगा? 20 इंटू एक्स होगा क्या? पक्का? ओके। सिमिलरली एक ऑरेंज का प्राइस है वाई, तो दो ऑरेंज का प्राइस 2y, ठीक है। एक के मतलब जो एक का प्राइस होता है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, कितना खरीदना है हमको। एक पेंसिल 2 रुपये की है, 5 पेंसिल खरीदनी है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है ना। तब ऐसे ही एक ऑरेंज का कॉस्ट y है, कितने ऑरेंजेस खरीदे थे हमने? 50 ऑरेंजेस, तो 50 ऑरेंजेस का प्राइस कितना होगा? 50y। तो 20x प्लस 50y, राइट। 20x बनाना और 50y ऑरेंजेस, इन सबको मिलाकर कितना था प्राइस? पूरा 500, राइट। तो पहले इक्वेशन में ये पहले पार्ट में ये इक्वेशन बनती है हमारी, इसको हम इक्वेशन 1 बोल सकते हैं, राइट। मैंने नाम नहीं दिया, इसका नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1, राइट। नाउ सेकंड पार्ट में क्वेश्चन के बोला है कि कॉस्ट ऑफ 30 ऑरेंजेस एंड 40 बनानास इज ₹580, राइट। 30 ऑरेंजेस एंड 40 बनानास इज ₹580। सो 30 ऑरेंजेस का प्राइस कितना होगा? 30 ऑरेंजेस का प्राइस कितना होगा? अब नॉर्मली हमने यहाँ पर पहले बनाना लिखा था और बाद में ऑरेंज लिखा था, तो बनाना 20x और ऑरेंज 50y लिख दिया। सेकंड वाले में मैंने पहले बनाना नहीं लिखा है, पहले मैंने ऑरेंज लिखा है, बाद में बनाना लिखा है। कॉस्ट ऑफ 30 ऑरेंजेस एंड 40 बनाना, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। हमको पता है ना 40 बनानाज है ना, 40 बनानाज, और एक बनाना का प्राइस कितना? x, तो 40 इंटू एक्स। क्लियर है? सीक्वेंस से मत चला जाना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ठीक है, कि क्या कहाँ दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ 30 ऑरेंज है, 30 ऑरेंज का प्राइस कितना हो जाएगा? एक ऑरेंज का प्राइस y था, तो 30 ऑरेंज का प्राइस कितना होगा? 30y, राइट, 30y। एंड 40 बनानास 40x, तो 40x प्लस 30y, कुल मिलाकर हमने दिया कितना? 580। सो 40x प्लस 30y इक्वल्स टू 580, ठीक है। क्लियर है क्या? अच्छा, तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ 2 इक्वेशन बनाया, राइट, सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, सॉल्व करना बाद में सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तो एक एक ऑरेंज का पूछा, एक ऑरेंज और एक बनाना का पूछा था हमको, तो हमने एक्स और वाई ले लिया था उनको, ठीक है। अगर लास्ट में ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर खाली इसकी जगह ये पूछ लेते हैं कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 30 बनाना एंड 30 ऑरेंजेस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 30 बनाना एंड 30 ऑरेंजेस, तब आप क्या करते? तो भी सेम ऐसे ही प्रोसीड करते हैं, हम एक एक बनाना और एक एक ऑरेंज का प्राइस निकालेंगे, जैसे जो सॉल्व करके मिलता है आंसर, और बाद में उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 30 से मल्टीप्लाई करते हैं ऑरेंज का, और सॉरी 30 से ऑरेंज का और 30 से ही बनाना का भी, ठीक है। लेकिन अभी वो हमको नहीं करना है, फिलहाल इतना समझ लो, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? द सम, सॉरी क्वेश्चन में
ग्रामेटिकल एरर है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 50, दो नंबर्स का सम 50 है, एंड वन ऑफ द नंबर्स इज 4 टाइम्स द अदर। दो नंबर्स, ठीक है, उनका सम यानी दोनों को प्लस कर 50 मिलता है, और उन दोनों में से एक नंबर जो है वन ऑफ द नंबर्स इज़ 4 टाइम्स द अदर। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन समझना, ठीक है। क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो घूमते रह जाओगे 1 घंटे तक, ठीक है, वहीं चक्कर मारते रह जाओगे और चक्कर खा के बेहोश हो जाओगे, कुछ मतलब नहीं निकलने वाला। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, ठीक है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 50, दो नंबर्स का सम 50 है, और उनमें से एक नंबर दूसरे के 4 टाइम्स है। तो जब दो नंबर का सम 50 है, वो दो नंबर्स कौन कौन से हैं? एक नंबर को मैंने ले लिया x, एक नंबर को ले लिया मैंने y, और दोनों का सम बोला है 50 है, इसलिए दोनों का सम x प्लस वाई कितना हो गया? 50 हो गया, राइट। क्लियर है? ओके। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है क्वेश्चन के कि वन ऑफ द नंबर्स इज 4 टाइम्स द अदर, वन ऑफ द नंबर्स इज 4 टाइम्स द अदर। तो वन ऑफ द नंबर्स, इट कैन बी x, राइट, वन ऑफ द नंबर्स इज x एंड वन ऑफ द नंबर्स इज y, so x is equals to 4 times y, one of the numbers is 4 times other number, ठीक है। हम लिख सकते हैं ना, one number is equals to 4 times other number, तो वन नंबर x इज 4 टाइम्स अदर नंबर y। अब बोलोगे लो, मैं ऐसा भी तो लिख सकता था, y इज इक्वल्स टू 4x, बिल्कुल लिख सकते थे, आपकी मर्जी है, क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। इस केस में हम लिख सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर क्वेश्चन में ऐसा दिया जाएगा, ठीक है, आपको क्वेश्चन पहले से ही दे देंगे कि सपोज कि कोई एक वेरिएबल को, नहीं इसमें वैसे नहीं होगा, इसमें आपको सिंपली चलना है, ठीक है, आप कोई भी ले सकते थे, ठीक है। मैंने स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन नहीं की है, अभी मैं यहाँ डालूंगा तो कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए जाने दो, छोड़ो, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 4y ये हम लिख सकते हैं, और y इक्वल्स टू 4x भी लिख सकते हैं। अभी सिर्फ इक्वेशन बना रहे हैं, पहले ही बता दिया, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक निकालना, टेक्स्ट बुक के बहुत सारे क्वेश्चन अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत सारे मिलेंगे, भयंकर भयंकर मिलेंगे, सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इक्वेशन बनाने का ट्राई करना है। जो भी इक्वेशन बनाओगे सही बनती है तो ठीक है, गलत बनती है फिर से ट्राई करो, ठीक है, गलतियाँ करोगे सीखोगे, ठीक है। डायरेक्टली कहीं से कॉपी मत कर लेना, ठीक है, खुद ट्राई करिए क्वेश्चन बनाने का, खुद इक्वेशन बनाइए, क्वेश्चन को पढ़ के समझिए, इक्वेशंस बनाइए, तो ही इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होंगे जब तक खुद करोगे, खुद नहीं करोगे डायरेक्टली कहीं से कॉपी कर लोगे, कोई मतलब नहीं है, यूज़लेस। तो बातें कम करके क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, राइट। अब बात आ जाती है एज वाले क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में भी एज वाला एक क्वेश्चन किया था हमने, इक्वेशन बनाई थी, फिर से कर लेते हैं। क्वेश्चन है 5 years hence, 5 years hence मतलब आज से बाद में, आज के बाद 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब की जो एज है विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन। कब? 5 साल बाद। 5 साल बाद जैकब की जो एज होगी वो उसके सन के 3 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। जैकब की एज और सन की एज में क्या रिलेशन है कि जैकब की एज 3 टाइम्स हो जाएगी सन के, लेकिन कब? 5 साल बाद, ओके। फिर सेकंड पार्ट में बोला है कि 5 years अगो, 5 साल पहले, जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जैकब की एज जो थी वो उसके सन के एज के 7 टाइम्स थी, ठीक है। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस? क्वेश्चन में भी बोल ही दिया है कि भाई प्रेजेंट एजेस पता करना है, ठीक है। इनमें रिलेशन भी दे सकते हैं कि फादर का एज खाली पता कर लो, खाली ये बोल सकते हैं कि सन का एज पता कर लो, या ये बोल सकते हैं कि सन का एज फादर के एज के कितने टाइम्स है, या फादर का एज सन के कितने टाइम्स है, प्रेजेंट एजेस की बात करें, कई तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें ये बोला है कि 5 साल बाद और 5 साल पहले का रिलेशन दिया हुआ है। तो मैंने बोला जब भी एज वाला क्वेश्चन आए, एज वाला क्वेश्चन आए तो हमेशा ट्राई करो प्रेजेंट एजेस को हम गैस करेंगे, ठीक है, सपोज करेंगे प्रेजेंट एजेस को, ठीक है। भले 5 साल पहले और 5 साल बाद का रिलेशन दिया हो, लेकिन हम प्रेजेंट एजेस को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट एज को मैंने ले लिया कितना? एक्स। किसकी है ये एक्स? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। जैकब की एज कितनी ले ली मैंने? एक्स ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इक्वल्स टू वाई ईयर्स, ठीक है। सन की प्रेजेंट एज ले ली वाई ईयर्स। ये प्रेजेंट एजेस हैं, यानी आज की डेट में इनकी एज है, क्लियर है। अब ये मत बोलना ज़रूरी थोड़ी है कि एक एग्जैक्ट नंबर होगा, 10 साल होगा, 40 साल होगा, 40 साल 3 महीना 15 दिन भी तो हो सकता है। मैं जानता हूँ भाई तुमने अग्निपथ देखी है, ठीक है, ये 24वां घंटा चल रहा है, 23वां घंटा चल रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर मैथ्स में सिंपली अपने लेवल में 10th स्टैंडर्ड के लेवल में आपको सबको एक नेचुरल नंबर्स ही लेना है, ठीक है।
तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू एक्स ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज वाई ईयर्स। एक का एक्स ईयर, एक का वाई ईयर, प्रेजेंट एजेस हैं। अब बोला 5 साल पहले का रिलेशन दिया है, तो भाई दोनों की 5 साल पहले की एज पता करनी पड़ेगी। 5 साल पहले की एज जैकब की 5 ईयर्स, सॉरी 5 ईयर्स हैंस है ना, सॉरी 5 साल बाद की, तो 5 ईयर्स हैंस एज ऑफ जैकब। जैकब की एज कितनी हो जाएगी 5 साल बाद, कितनी हो जाएगी, x+5 हो जाएगी। पक्का सच्ची। आज आपकी एज x है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 5x, है ना। ये मत बोलना 5x, ठीक है। ये मुन्नी है ना, इसने यही बोला था, ठीक है। इसको पूछा तो इसने यही बोला कि आज मेरी एज x है, तो 5 साल बाद मेरी एज 5x हो जाएगी। तो अगर आज इसकी एज 10 साल है, तो 5 ईयर्स के बाद 5x यानी कि 5 × 10 हो जाएगी, तो 50 ईयर्स हो जाएगी। पूरी बाप रे, ठीक है, बकलोल खेली थी, ठीक है। ऐसा नहीं होता। आज आपकी एज 10 ईयर्स है, तो 5 साल बाद कितनी होगी 10 + 5, 7 है तो 7 + 5, 15 है तो 15 + 5, तो x है तो x+5, राइट। तो 5 ईयर्स के बाद जैकब की एज, अभी उसकी एज x है, तो 5 ईयर्स बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी x+5 हो जाएगी। सन की प्रेजेंट एज y है, तो 5 साल बाद उसकी एज हो जाएगी कितनी y+5। क्लियर है, ओके। और 5 साल बाद दोनों के एजेस का रिलेशन दिया है, कितना दिया है कि जो जैकब की एज है वो सन के एज के कितने टाइम्स हो जाएगी, विल बी 3 टाइम्स। कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स, ठीक है। तो मैं ये लिखूँ x+5 यानी जैकब की एज इक्वल्स टू 3 टाइम्स द एज ऑफ सन, ठीक है ना। जैकब्स एज इक्वल्स टू 3 टाइम एज ऑफ सन। तो जैकब की एज कितनी है भाई, x+5 है, तो x+5 इक्वल्स टू 3 टाइम्स एज ऑफ सन, तो 3 टाइम्स एज ऑफ सन। सन की एज कितनी है y+5। क्लियर है क्या, तो x+5 इक्वल्स टू 3 × y+5, ठीक है। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, 3 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y+15 हो जाएगा, x+5 इक्वल्स टू 3y+15 हो जाएगा। क्लियर है ना, ये तो ऐसे ही है, इसको सॉल्व किया। अब वेरिएबल्स एक साइड और नंबर एक साइड, ठीक है। तो वेरिएबल्स एक साइड और नंबर एक साइड लिया मैंने, तो देखो आप यहाँ मेरा 3y इस साइड चला जाएगा और 5 इस तरफ चला जाएगा, तो 3y इस तरफ आएगा तो x - 3y हो जाएगा, और ये 5 उधर जाएगा तो 15 में से 5 माइनस हो जाएगा, तो 10 बचेगा। तो x - 3y इक्वल्स टू 10 आना चाहिए, तो x - 3y इक्वल्स टू 10 आया, ठीक है। नहीं समझ में आया तो खुद सॉल्व कर लेना एक बार, अच्छे समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो पहले पार्ट का रिलेशन था हमारे पास, पहले पार्ट का रिलेशन हो गया। सेकंड पार्ट क्या बोलता है क्वेश्चन में, 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले की बात हो रही है। अब जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, तो वही बात आ जाएगी भाई, 5 साल पहले की एज निकालो, प्रेजेंट एज तो x है, तो 5 साल पहले कितनी थी, आज जितनी है उसमें से 5 माइनस कर दो, तो आज कितनी एज है जैकब की भाई x है, उसमें से 5 माइनस कर दिया तो x - 5 हो गई। 5 साल पहले की जैकब की एज और 5 साल पहले के सन की एज y - 5 हो जाएगी। क्लियर है क्या, अच्छा। अब रिलेशन दिया है कि जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, तो Jacob's age was equal to 7 times age of his son. So Jacob's age, what was Jacob's age 5 years ago? X - 5. So this is x - 5 equals to 7 times age of his son. And what was the age of son? Y - 5. तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 7 × y 7y माइनस 7 × 5 35। वेरिएबल्स एक साइड नंबर एक साइड, सॉल्व किया तो आ गया कितना, x - 7 इक्वल्स टू -30, ठीक है। अब ये मेरा पप्पू जो है, पप्पू बोल रहा है बहुत मज़ा आया सर, समझ में आ गया, इजी था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी इजी लगा होगा, ठीक है। अच्छा था, इजी था, अच्छा ठीक है। नहीं समझ में आया हो, कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट में मेंशन करना, ठीक है। अगली बार फिर से कुछ समझा दूंगा और डिटेल में थोड़ा टॉपिक को कवर कर दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, फोर्थ क्वेश्चन है, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। एक खास बात और बताना चाहता हूँ कि जब भी क्वेश्चन रीड करो, कॉमास और फुल स्टॉप को इग्नोर मत करना, एक फ्लो में पढ़ते, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। पढ़ लिया, मार ली होशियारी, एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो कभी भी क्वेश्चन को डायरेक्टली ऐसे अंधाधुंध मत पढ़ो, जब हाँ प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत आपको एक ग्रिप आ जाएगा तो धड़ाधड़ समझ में आने लगेगा, लेकिन अभी नहीं, स्टार्टिंग में नहीं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, कॉमा फुल स्टॉप सब ध्यान देंगे। तो सबसे पहले फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, ठीक है। एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है, कॉमा था, रुका मैं, इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। मतलब क्या, अगर 2
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कर दूँ, ठीक है। कुछ था न्यूमरेटर पता नहीं क्या था और डिनोमिनेटर क्या था वो भी नहीं पता, तो न्यूमरेटर में मैंने 2 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में मैंने 2 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन हो जाता है 9/11। वो ऐसा कहना चाहते हैं, न्यूमरेटर मेरे को नहीं पता, डिनोमिनेटर मेरे को नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मेरे को 2 ऐड करना है और उससे हो जाएगा कितना 9/11, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। फिर बोला है इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब वही जो यहाँ हमने 2 ऐड किया है उसकी जगह अगर मैं 3 ऐड करता तो बोला है कि फ्रैक्शन हो जाता कितना 5/6, इट बिकम्स 5/6, ऐसा बोला है। फाइंड द फ्रैक्शन, तो ओरिजिनली फ्रैक्शन क्या है वो हमको पता करना है, ठीक है। तो ओरिजिनली फ्रैक्शन क्या है, उसके लिए हम क्या करेंगे भैया, जो चीज़ नहीं पता है फ्रैक्शन में, एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है, दोनों नहीं पता मुझे, तो एक को मैं एक्स ले लेता हूँ, एक को मैं वाई ले लेता हूँ। तो मैंने क्या लिया है, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड द डिनोमिनेटर बी वाई। डिनोमिनेटर को मैंने y लिया है और न्यूमरेटर को मैंने क्या ले लिया है, x ले लिया है, ठीक है। तो उस हिसाब से मेरा फ्रैक्शन क्या बनेगा, न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y, ठीक है। तो x/y बनेगा, तो मैंने लिखा है। सो द नंबर या फिर जो फ्रैक्शन है वो कितना है मेरा x/y है, क्लियर है, x/y है। अब क्वेश्चन ने बोला था कि अगर 2 ऐड किया जाए दोनों में तो बनता है 9/11। तो न्यूमरेटर में 2 ऐड किया यानी x में 2 ऐड किया और डिनोमिनेटर कितना था y में भी 2 ऐड किया, तो ये ऐड करके क्या बनता है 9/11। जैसे ये मैंने बनाया था ना, ये मेरा x हो गया, ये मेरा y हो गया, तो x+2/y+2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/11, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, ऐसा मेरा कहना नहीं है, ठीक है। मैं तो बस क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ, क्लियर है, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू दिस। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द फ्रैक्शन बिकम्स, ठीक है। मैंने कॉमा नहीं लगाया, कन्फ्यूजन ना हो जाए। इफ़ 3 एडेड टू बोथ, यानी दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस बार क्या ऐड करना है, 3 ऐड करना है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर कितना था, x था, डिनोमिनेटर कितना था, y था, एक बार उसमें 3 ऐड किया और डिनोमिनेटर में भी क्या ऐड किया, 3 ऐड किया, तो बन जाएगा 5/6। अब ये मत बोलना कि इसमें क्यों नहीं ऐड कर दिया, ठीक है भैया, क्या बोला है, फ्रैक्शन 9/11 होता है अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करो। तो एक्चुअली में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है मेरा, x और y है ना, तो उसमें 2 ऐड किया तो फ्रैक्शन हो जाता है कितना 9/11। और अगर उसी में 3 ऐड किया, यानी ओरिजिनली ही x और y में ही 3 ऐड किया, तो बन जाता है कितना 5/6। तो x+3/y+3 कितना हो जाएगा 5/6, बराबर है, क्लियर है। यहाँ x+2/y+2 इक्वल टू 9/11 बना था और यहाँ बन रहा है x+3/y+3 इक्वल टू 5/6 क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। पर यहीं तो छोड़ना नहीं है ना, इसको आगे भी तो करना था, ठीक है। तो ये जो मेरा 11 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 11 इधर जाके इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा और y+2 जाके वहाँ पूरे से 9 से मल्टीप्लाई होगा। तो 11 इंटू x+2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 9 इंटू y+2। ध्यान रखना ये पूरा ना ब्रैकेट, जब ये यहाँ लेके मल्टीप्लाई करो तो उसको ब्रैकेट लगा के लिखना, और ये पूरा उठा के ले जाकर उसको ब्रैकेट लगा के लिखना, नहीं तो फिर लोचा हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया 11x प्लस 22 हो जाएगा और ये 9y प्लस 18 हो जाएगा। वेरिएबल्स एक साइड, नंबर्स एक साइड, क्लियर है, ओके। सिमिलरली यहाँ भी हमने बनाया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 6 गया यहाँ पर, y+3 गया वहाँ पर, तो 6 इंटू x+3 यानी 6x प्लस 18 हो जाएगा, एंड 5 इंटू y+3 था तो 5y प्लस 15 हो जाएगा। एक साइड अरेंज किया, ये हो गया, ठीक है। तो बच्चों ने पढ़ लिया, ठीक है, तो पढ़ाई हो गई, ठीक है। तो ये हमारे प्रोफेसर साहब हैं, इन्होंने कहा है टॉपिक ख़त्म हो गया है, तो टॉपिक ख़त्म। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करना, आगे की एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस करना, छोड़ना नहीं, ठीक है। कुछ भी डाउट हो मैंने बताया पहले ही कि मेंशन कर देना कमेंट्स में, तो मैं और डिटेल में समझा दूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय।